बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर टॉपिक इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। लास्ट टाइम हमने फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया था, तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो वाटर की रेगुलेशन है वो एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर, ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट हैं, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंट एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट की, तो एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट होता क्या है? तो एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट वो होता है कि सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, सेलुलर सेल एंड एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड। ठीक है, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होगा सेल के, उससे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट बोलेंगे। तीन टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब टोनिक क्या है? टोनिकसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट डेफिनेशन है मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अगर थोड़ी सी डायग्राम में यहाँ ले आऊँ, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल है और सेल के बाहर का ये इन्वायरमेंट है, तो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट कौन सा होगा कि सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम होगी। अब सॉल्यूट को यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? साल्ट ले रहे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट की बार बार बात होगी, तो बेसिकली वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होगी। तो सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है। तो सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो वाटर पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इससे हमारे पास सेल के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अफेक्ट्स ऑन सेल, कि सेल पे क्या असर पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है, अब इंट्रासेलुलर मीन के विद इन द सेल, जो सेल का अपना इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या होगा? वो कंसंट्रेट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड क्यों होगा? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, तो साल्ट कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी और वाटर कंसंट्रेशन अंदर कम होगी। तो डेट्स हम कहेंगे कि सेल का जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और एक्स ऑस्मोसिस होगी। एक्स ऑस्मोसिस से मुराद कि पानी जो है वो सेल से बाहर निकलेगा, आउटसाइड मूव करेगा। और जब पानी बाहर की तरफ निकलेगा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो ये था हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है मोर डाइल्यूटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल इंटरनल इन्वायरमेंट। तो क्या होगा कि अब डाइल्यूट की बात कर रहा है, तो सेल के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होगा वो डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट में क्या होगा कि साल्ट कंसंट्रेशन बाहर कम होगी और वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी। उस सोल्यूशन में जिसके अंदर पानी ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डेट्स वाई जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट होगा वो डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट होगा। और सेल के जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो क्या है जी? साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो अब क्या होगा कि पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। जब पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा तो होगा क्या कि सेल जो है वो फट जाएगा। ठीक है, या टर्जिड होगा और फट जाएगा। अब टर्जिड किस केस में होगा और फटे किस केस में का वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसके भी इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अफेक्ट्स ऑन सेल, कि सेल पे अब क्या असर पड़ेगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का। तो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड बिकॉज वाटर
इंटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ द सेल, कि पानी बाहर से सेल के अंदर जा रहा है तो अब अंदर वाला इन्वायरमेंट सेल का क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इसके बाद एंडोऑस्मोसिस होगी। एंडोऑस्मोसिस से मुराद कि सेल के अंदर पानी क्या करेगा, मूव करेगा, इनसाइड सेल पानी जाएगा। इसके बाद सेल बिकम टर्जिड। अब कह रहा है टर्जिड हो जाएगा, किस केस में होगा, प्लांट सेल के केस में। प्लांट सेल के केस में, प्लांट के केस में क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल। जैसे पानी अंदर जाएगा तो उस सेल वॉल, जो सेल की वॉल होगी उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब उसके प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिगर प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, उस प्रेशर को हम ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। तो सेल वॉल क्या करता है, उस ट्रिगर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो इस वजह से प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, वो फटेगा नहीं, ब्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो डेट्स वाई क्या करेगा, पानी जैसे आप बैलून के अंदर हवा बढ़ते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो क्या करेगा, उसकी वॉल पे जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो बैलून फट जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा एनिमल के केस में कि जब आप सेल के अंदर पानी मजीद बढ़ते जाओगे उसकी एक खास तरह से ऊपर पानी जाएगा तो क्या करेगा, सेल फट जाएगा। जबकि आप क्या करोगे, प्लांट सेल के अंदर पानी जाता जाएगा, लेकिन सेल वॉल होने की वजह से वो क्या करेगी, वो प्रेशर को उसके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो प्रेशर को बर्दाश्त करती है। डेट्स अब क्या करेगी, वो सेल जो है वो टर्जिड होगा, फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं करेगा, रैप्चर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों साइड पे क्या होगी, इक्वल कंसंट्रेशन होगी वाटर और सॉल्ट की। दैट्स व्हाई सेम कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों में क्या होगी, बराबर अमाउंट होगी। तो सेल पे इफेक्ट क्या होगा, नो अफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, सेल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना पानी अंदर जा रहा है ना पानी बाहर है, क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, उतना ही बाहर जा रहा है। डेट्स वाई नो इफेक्ट ऑन सेल। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस जो है ना, इसके अंदर एक्सोस्मोसिस हो रही है ना इसके अंदर एंडोस्मोसिस हो रही है, मीन कि ना पानी सेल के अंदर आ रहा है ना ही पानी सेल के बाहर जा रहा है। यहाँ तक आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। तो प्लांट को हमने वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि आया कहीं जगह पे पानी कम है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे नॉर्मल है, तो उसकी बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो 3 कैटेगरी किया जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफाइट को। तो हाइड्रो का मतलब है जी वाटर, और फाइट आपको पता है कहते हैं प्लांट को। तो ये वो वाले प्लांट हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनका हैबिटेट क्या होगा, एक्वेटिक, मीन के पानी वहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। अब ये प्लांट अपने अंदर कौन सी एडॉप्टेशन लाएंगे कि वो उस ज़्यादा पानी वाली जगह पे सर्वाइव कर सकें। तो एडॉप्टेशन देखते हैं। तो ऐसे प्लांट का लीफ का सरफेस एरिया बड़ा होता है, मीन के अगर ये एक लीफ है तो इसका इतना बड़ा सरफेस एरिया होगा, या फिर ये कर लो इतना बड़ा पत्ता होगा। तो मीन के कहने का मकसद ये है कि इन प्लांट के लीव्स का जो सरफेस एरिया होगा वो बड़ा होगा। जितना बड़ा लीफ होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया, ऑब्वियसली उसके ऊपर इतने ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट हो गए। तो सेकेंड एडॉप्टेशन ये है कि एक्सटेंसिव स्टोमेटा, कि इनके पास ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। अब ये फॉर एग्जांपल ये स्टोमेटा सेल्स हैं, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं टुवर्ड द इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल्स एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को एक्सपोज होंगे ताकि ये क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लॉस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर सकें। तो एग्जाम्पल आ जाती है वाटर लिली की। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं, मीजो से मुराद आ जाएगा जी मीजो मीन मॉडरेट, ठीक है, दरमियाना, मिड या मिडल लिख देते हैं, और फाइट्स कहते हैं प्लांट को। तो ये वो वाले प्लांट हैं जो मॉडरेट, जहाँ पे मॉडरेट वाटर होगा, मीन के ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, उस वाले हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं। अब इनके अंदर कौन सी एडॉप्टेशन है वो देखते हैं। तो इनमें ज़ाहिर सी बात है, मॉडरेट का मतलब ये है कि कभी पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी पानी जो है वो कम भी हो सकता है। तो ये उसके लिहाज से एडॉप्टेशन लेकर आए। तो इनसफिशिएंट सप्लाई, जब उनको पानी ज़्यादा मिलेगा,
ठीक है। इनसफिशिएंट सप्लाई, जब पानी उनको ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे और वहाँ से ट्रांसपायरेशन करेंगे, वाटर को लॉस कर देंगे। फिर जब इन रिस्ट्रिक्टिव सप्लाई, जब पानी उनको कमी होगी, ठीक है, जब पानी की कमी होगी तो क्या करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज करेंगे ताकि पानी उनके अंदर रिजर्व रहे, स्टोर रहे। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास ब्रासिका की, रोज की एंड मैंगो एक्सेट्रा। थर्ड वन इज ज़ीरोफाइट। तो ज़ीरो मीन ड्राई। तो सबसे पहले ये बताती चलूँ कि ज़ीरोफाइट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी एडॉप्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डेट्स वाई इसकी एडॉप्टेशन पूछी जाती है। तो ज़ीरोफाइट की बात करें तो ज़ीरो मीन ड्राई और फाइट्स मीन प्लांट्स, वो वाले प्लांट होते हैं जो ड्राई हैबिटेट के अंदर या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कम होगा या फिर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हैबिटेट के अंदर ज़ीरोफाइट्स प्लांट ग्रो करते हैं। तो एडॉप्टेशन की बात करते हैं तो रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन्होंने ट्रांसपायरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इन्होंने करनी नहीं है, पानी को इन्होंने लॉस बिल्कुल नहीं करना। तो इसके लिए एडॉप्टेशन क्या होगी जी, स्मॉल थिक लीव। तो इनके जो लीव का सरफेस एरिया होगा, इनके जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, वो छोटे छोटे होंगे। जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा कम स्टोमेटा होंगे। और दूसरा थिक होंगे। थिक से मुराद अगर हमने पीछे ये ड्रा किया था कि इनकेस अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो इनके सेल की अरेंजमेंट कुछ यूँ होती है कि सारे के सारे एक्सपोज हुए थे इन्वायरमेंट की तरफ। देखिए जब हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की, तो ज़ीरोफाइट्स के सेल जो है इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल ये 12-13 सेल हैं या जितने भी सेल हैं, तो इनकी अरेंजमेंट ऐसे होगी कि सेल जो होंगे वो उनका इन्वायरमेंट की तरफ जो एक्सपोजर होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, ऐसे। तो डेट्स वाई इनके जो सेल होंगे थिक होंगे। इसके बाद लीव हैज़ क्यूटिकल लेयर। तो आपको पता है क्यूटिकल क्या करती है, वो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की प्रिवेंशन कार्य होती है। तो डेट्स वाई क्या होगा, इनकी जो लीव्स होंगे उनके ऊपर क्यूटिकल लेयर भी लगी हुई होगी। दूसरा हमने बात की कि स्मॉल लीव्स होंगे, तो स्मॉल लीव्स ऑब्वियसली इनके पास स्टोमेटा भी कम होंगे और स्टोमेटा क्या होंगे, लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और विद इन डिप्रेशन से मुराद फॉर एग्जांपल अगर ये लीव है, ठीक है, और ये इसकी लोअर सरफेस है, तो यूँ डिप्रेशन बना होगा, ग्रूव्स बने होंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इनके बिल्कुल भी इनके एक्सपोजर कम होगा ताकि पानी का लॉस कम हो सके। इसके बाद इनमें एक और अच्छी एडॉप्टेशन है, ये क्या करते हैं जी, शेड देयर लीव्स, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होती है 90%, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो किसके थ्रू होती है, वो लीव्स के थ्रू होती है। अब जब लीव्स नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी होंगे, तो डेट्स वाई ये क्या करते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है तो ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन बिल्कुल भी ना हो। अब लीव्स तो गिर गए तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे, ये अपनी फूड कहाँ से बनाएंगे, तो ये फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन होगा तब वो स्टेम होगा, क्योंकि स्टेम इनका ग्रीन होता है और इनके पास स्टेम के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होगी, वो स्टेम के थ्रू होगी। जब रेनी सीजन होगा, बारिश के दौरान जब बारिश होती है तो ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर ये एडॉप्टेशन होती है कि उस पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और वो प्लांट जो उस पानी को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं उनको हम कहते हैं सकुलेंट प्लांट कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगी जी कैक्टस एंड यूफोर्बिया एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो ये इनकी एग्जांपल आ जाएंगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।